नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मौजूदा वक्त में यौम ख़वातीन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोज़ाना मनाने की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई है कि हर दिन ख़वातीन का दिन मनाने की ज़रूरत आन पड़ी। जी हाँ, वक्त का तकाजा है कि रोज़ाना यौम ख़वातीन मनाते हुए ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और हरासानी को रोकने के लिए इस बात का दर्ज दिया जाए। मुल्क का कोई भी शहर या गांव इससे मुस्तस्ना नहीं है। तालीम याफ्ता अफराद हों या गैर तालीम याफ्ता, हर तबके में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और हरासानी का सिलसिला जारी है। बाज़ लोग लाइल्मी में तो बाज़ हज़रात दानिस्ता तौर पर सब कुछ जानबूझकर सनफ़ नाजुक पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ते हैं। तमाम मज़ाहिब और तबक़ात में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद या हरासानी के वाक़यात पेश आते हैं। कोई भी इससे महफूज नहीं है। जब भी कोई सनसनीखेज़ वाक़या पेश आता है तो सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी नहीं की जाती। ऐसा करने वालों में सब शामिल हैं। मरकज़ी हुकूमत ने मुसलमानों की जानिब से लाख मुखालिफत के बावजूद तलाक़ सलासा बिल को ऐवान में अपनी अक्सरियत का फ़ायदा उठाते हुए पास करने में कामयाबी हासिल कर ली। चंद ख़वातीन को बहाना बनाते हुए हुकूमत ने यह बिल मंजूर करवाया। वहीं दूसरी तरफ जहेज़ की लानत, जिसने पूरे मुल्क को बुरी तरह से मुतासिर करके रख दिया है, उस पर रोक के लिए किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। जहेज़ का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन बाज़ लोग कानूनी दाव पेच का सहारा लेते हुए बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि बाज़ अफराद को इस तरह के मामलात में गैर ज़रूरी फंसाने की भी शिकायतें सुनने में आती हैं। जब भी शोहर बीवी की लड़ाई झगड़े का मसला पुलिस से रुजू होता है तो जहेज़ हरासानी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि मामूली लड़ाई झगड़े के मामले में इस तरह के मुकदमात के इंदराज से घरों के टूटने का खदशा लाहक होता है। हालांकि हुकूमत अगर चाहे तो समाज से जहेज जैसे नासूर का खात्मा किया जा सकता है, लेकिन इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की जाती। हालांकि मरकज़ की जानिब से कई ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं जिसकी लाख मुखालिफत की गई, लेकिन हुकूमत अपने फैसलों पर कायम रही, जिसकी जीती जागती मिसाल किसानों का एहतजाज है। इस मामले में हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन वापस लेने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मसले की गूंज सुनाई देने के बावजूद अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं की। फिर क्या बात है कि तलाक़ सलासा के मसले पर सख्त कानून साजी करने वाली हुकूमत जहेज़ के लिए गरीब माँ बाप की ज़िंदगी भर की कमाई पर डाका डालने वालों और ख़वातीन पर जुल्म करने वालों की नुकेल कसने में नाकाम है। ऐसी कौन सी वजूहात है जिसने हुकूमत को जहेज़ पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने के फैसले में रुकावट हायल की है? दरअसल हुकूमत को भी इस बात का एहसास है कि मसला किसी एक ज़ात, धर्म या मजहब से नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम का है, और हो सकता है इस तरह के फैसलों से पार्टी को इंतखाबात में नुकसान पहुंचे। यही सोचकर इस हिस्सास मसले को ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गुजरात की आयशा के वाक़े और हैदराबाद में जहेज़ के लिए एक दूल्हे के शादी से ऐन कबल फंक्शन हॉल ना पहुंचने के वाक़यात पर हम अफसोस करते हैं या फिर तबसरा करते हैं, लेकिन जब अमली इक़दामात का मामला आता है तो मानो ऐसा लगता है इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जहेज़ और घरेलू तशद्दुद के अलावा दिन ब दिन अस्मत रेजी और जिनसी हरासानी के वाक़यात में भी हद दर्जे इजाफा हो गया है। जिनसी हवस के दरिंदों को उम्र या मुतासरा के मजहब तबके से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ अपनी हवस की आग बुझाने के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लड़कियों और ख़वातीन के साथ शर्मनाक हरकतें करने वालों को ऐसी सजाएं दी जाएं कि कोई भी इस तरह का घिनौना जुर्म करने से पहले अंजाम के खौफ से कांप उठे। फ़र्ज अदायगी के लिए एक दिन वुमेंस डे मनाते हुए तकारीब का इनेकाद अमल में लाने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए हर दिन अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इस वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ यौम ख़वातीन के नाम पर ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम की बातें करते हैं। तकरीब ख़त्म होते ही सब इस बात को भूल जाते हैं या ऐसी बातें भुला दी जाती हैं। इसके बाद फिर जब आलमी यौम ख़वातीन आता है तो फिर वही तकारीर की जाती हैं। ये सिलसिला बरसा बरस से जारी है। मौजूदा वक्त का तकाजा है कि ज़बानी जमा खर्च के बजाय हकीकी तौर पर अमल आवरी की जाए। समाज के तमाम तबक़ात के साथ साथ उलमा और दानिश्वरों की जानिब से भी इस सिलसिले में कोशिश की जा सकती है।
खास तौर पर जुमे के दिन मसाजिद में अगर खवातीन के एहतराम और जहेज की लानत पर बयान किया जाए तो शायद हो सकता है कि उलमा की बातें लोगों के दिलों में उतर जाएं। ये बात काबिल गौर है कि जब हमारे मुल्क से सती जैसी रस्म का खात्मा हो सकता है तो फिर जहेज और खवातीन पर मजालिम का सिलसिला क्यों बंद नहीं हो सकता। ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर बीते दिन हुए हमले का मामला अब इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। टीएमसी कायद डेरेक ओब्रायन, रियासती वजीर चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ चैटर्जी मामले की शिकायत करने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस हादसे के जरिए ममता बनर्जी के कत्ल करने की साजिश रची गई थी। वहीं बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन से मामले की जो संगीनी है उसे देखते हुए इसकी जांच करने की मांग की है। इस बीच ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने हामियों के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि कल के हमले में उन्हें काफ़ी शदीद चोटें आई हैं, जिसमें हाथ पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। वो 2-3 दिनों में बाहर आएंगी और व्हील चेयर के जरिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। उन्होंने पार्टी के हामियों से पुरअमन रहने की अपील की। उधर शिकायत में टीएमसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाने के नाम पर रियासत में कानून जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभाला है, उसकी तरफ से पूरे इंतजामी ढांचे को अपॉइंट किया गया है। इसी दौरान रियासती हुकूमत के से बातचीत के बगैर पुलिस डीजीपी को हटा दिया गया। बीजेपी के इशारे पर वेस्ट बंगाल की वजीर आला और नंदीग्राम के उम्मीदवार जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है उन्हें धमकी दी जाती है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर ही एतमाद कमजोर हो जाता है। तृणमूल ने दावा किया है कि हमले के वक्त ना तो कोई मकामी पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद था और ना ही कोई दीगर अफराद वहां मौजूद थे। सिर्फ ममता बनर्जी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ही वहां पे थे। उन्हें हमले से पहले ही उन्हें पहले हिस्से ही ममता पर हमले का शक था, फिर भी उनकी हिफाजत में चूक कैसे हो गई। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করবো আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बरामद जिलेटिन की छड़ियों से भरी स्कॉर्पियो को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक प्राइवेट साइबर एजेंसी के हवाले से दावा किया है कि जिस दहशतगर्द तंजीम ने यानी जैश उल हिंद के टेलीग्राम चैनल से वहां पे धमाको अशिया रखने की जिम्मेदारी ली गई थी, वो चैनल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बना था। बता दें कि मरकज के हुक्म के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकारी जराये ने अखबार को बताया कि इस निजी साइबर एजेंसी ने जांच एजेंसी एनआईए ने एक फोन ट्रैक करने को कहा था। यह वही फोन था जिस पर टेलीग्राम चैनल बनाया गया था। उन्होंने जांच एजेंसी की पहचान नहीं बताई, लेकिन कहा कि मरकजी एजेंसियों ने यह जानकारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी है। इस मामले में एक और खुलासा हुआ है कि इस मामले की जो स्कॉर्पियो के मालिक मनसूख हिरेन की मौत मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के साबिक एपीआई सचिन वजह से 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की गई है। जराये के मुताबिक देर रात वो अपना बयान दर्ज करवाने एटीएस ऑफिस गए थे और जुमेरात की सुबह उन्हें जाने दिया गया। एटीएस ने इस मामले में कत्ल और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। जराये के मुताबिक एटीएस सरबराह जयंत सिंह ने खुद सचिन वजह से
पूछताछ की है। उन्हें स्कॉर्पियो के मालिक से ताल्लुकात को लेकर और उनकी बीवी के इल्जामात पर सवाल किए गए। हिरेन की बीवी और बेटे दोनों का बयान दर्ज करने के लिए चारशंबा दोपहर को एटीएस ऑफिस में बुलाया गया था। आज इसी मामले में सचिन वजह मीडिया के सामने अपनी बात भी रख सकते थे। जराये के मुताबिक एटीएस के ओहदेदारों ने एंटीलिया के बाहर बरामद हुई स्कॉर्पियो और मनसूख हिरेन की मौत से जुड़े कई सवाल सचिन वजह से पूछे। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि रियासती हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से लाई गई अदम एतमाद की तहरीक से भले ही बच गई हो, लेकिन वो लोगों की नज़र में गिर गई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हरियाणा असेंबली में बीजेपी जेजेपी मखलूत हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से लाई गई तहरीक अदम एतमाद वोटिंग के बाद नाकाम हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सहाफ़ियों से कहा कि जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और 7 में से 5 आज़ाद अरकान असेंबली जो हुकूमत के हामी हैं, उनके पास किसानों के लिए वोट करने और अवामी नुमाइंदगान का फ़र्ज अदा करने का पूरा मौका था। उन्होंने कहा कि अगरचे के ऐवान में कांग्रेस के अरकान की तादाद कम है, ताहम हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हमने इस हुकूमत के खिलाफ वोट दिया जिसने किसानों पर लाठीचार्ज कराया, आंसू गैस के गोले दागे, कड़ाके की सर्दी में उन पर पानी की बौछार कराई और उन्हें फर्जी मुकदमात में फंसाया। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह आज़ादी का अमृत महोत्सव जुमे से शुरू हो रहा है, जिसमें गुजरात में 92 प्रोग्रामों समेत मुल्क के गोशे गोशे में 164 प्रोग्राम होंगे। अहम प्रोग्राम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में होगा, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शरीक होंगे। मरकजी वज़ीर सकाफत प्रहलाद सिंह पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी। पटेल कल साबरमती आश्रम से नाडिया तक 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, जो 4 रोज बाद 16 मार्च को मुकम्मल होगी। पटेल ने बताया कि मोदी साबरमती आश्रम में मुनक़िदा अहम प्रोग्राम में इंडिया एट 75 का अलामती निशान और वेबसाइट जारी करेंगे। वो वोकल फॉर लोकल के लिए चरखा मुहिम आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर का इफ्तिताह करने के बाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो राम के बहुत बड़े भक्त हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत राम राज के उसूलों पर अमल कर रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अयोध्या में शानदार राम मंदिर की तामीर का काम मुकम्मल होने के बाद उनकी हुकूमत बुजुर्गों को मुफ्त में भगवान राम के दर्शन कराएगी। वज़ीर आला ने कहा कि दिल्ली में किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। हर बच्चे को, ख्वाह वो गरीब हो या अमीर, सबको मियारी तालीम मिलनी चाहिए और हर एक को इलाज मिलना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि कौमी राजधानी में आम आदमी पार्टी के 6 साला दौरे इख्तिदार में तालीम के मैदान में जो काम हुआ है उससे एक इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें समाज के हर तबके के बच्चे को अच्छी तालीम दी जा रही है। महामारी आ जाए, कोई कुछ हो जाए, तब भी कोई भूखा नहीं होना चाहिए। उसके लिए किस्म किस्म की योजनाएं बनाई जाती हैं, किस्म किस्म की। हमने महामारी के दौरान लोगों के 1 करोड़ लोगों को सूखा राशन दिया, 10 लाख लोगों को 2 समय का कुक्ड मील देते थे। हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की उस दौरान। और अब ये जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन है, जब घर घर लोगों को राशन पहुंचाएंगे, ये भी उसी दिशा के अंदर है कि हमारी दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, कितना ही गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे भिखारी का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये अभी तक हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था थी कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, व्यवस्था खत्म। आलमी शोहरत याफ्ता मुगलिया दौर की शानदार इमारत ताजमहल में हिफाजती उमूर पर तैनात अहलकार उस वक्त सख्ते में आ गए जब हिंदूवादी तंजीम से वाबस्ता कुछ अफराद वहां हिंदू देवता शिव की पूजा करने लगे। गिरफ्तार होने वालों में हिंदू महासभा की रियासती सरबराह मीना दिवाकर भी शामिल है। ख्याल रहे कि मुल्क भर के हिंदू आज महाशिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं और इस मौके पर वो अपने देवता शिव की पूजा करते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं। हिंदू तंजीमों का मुल्क के दीगर मकामात की तरह ताजमहल पर भी दावा है कि वो एक मंदिर है। यही वजह है कि जुमेरात के रोज़ ये लोग वहाँ पूजा करने के लिए पहुँच गए। दरिया असनाद ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहाँ का सैरोज़ा उर्स भी चल रहा है। उर्स के दौरान सैलानियों को ताजमहल की मुफ्त सैर कराई जाती है और शाहजहाँ और उनकी मलिका मुमताज़ महल की हकीकी क़ुबूर की ज़ियारत की भी इजाज़त फराहम की जाती है। उर्स यानी
उर्स कल यानी जुमे के रोज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। ऐसे मौके पर हिंदू तंजीम से वाबस्ता लोगों का ताजमहल में दाखिल होना और मरकजी गुम्बद के सामने पूजा पाठ करना किसी भी नाखुशगवार वाक़े का बाइस बन सकता था। ताहम हिफाजती एहलकारों ने मुस्तैदी से काम किया और शरपसंदों को गिरफ्तार किया। ख्याल रहे कि गिरफ्तार की जाने वाली मीना दिवाकर इससे पहले भी कुछ खवातीन के हमरा ताजमहल में दाखिल हो गई थी और ताजमहल में गंगा जल छिड़कने की वीडियो भी वायरल हुई थी। 6 साल कबल काफी जेर बहस रही पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम लड़की गीता को आखिरकार अपनी असल मां मिल गई। गीता को 2015 में वजीर खारजा सुषमा स्वराज की पहल पर हिंदुस्तान लाया गया था। गलती से पाकिस्तान चली जाने वाली हिंदुस्तानी लड़की गीता को वहां पर मारूफ समाजी तंजीम ऐदी फाउंडेशन ने सहारा दिया था और 2015 में उसे हिंदुस्तान भेज दिया था। पाकिस्तान के रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक ऐदी वेलफेयर ट्रस्ट के साबिक सरबराह आंजहानी अब्दुल सत्तार ऐदी की अहलिया बिल्किस ऐदी ने बताया कि गीता को महाराष्ट्र में उसकी हकीकी मां से मिला दिया गया है। बिल्किस ऐदी ने कहा कि वो मेरे राब्ते में थी और इस वीकेंड उसने मुझे अपने हकीकी मां से मिलने की खुशखबरी दी। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इसका असल नाम राधा वाघमारे है और इसकी असल मां रियासत महाराष्ट्र के नेगांव की रिहायशी है। बिल्किस के मुताबिक उन्हें गीता एक रेलवे स्टेशन से मिली थी और उस वक्त वो 11-12 साल की रही होगी। उन्होंने उसे अपने मरकज़ में रखा। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह से पाकिस्तान आ गई थी और जिस वक्त कराची में हमें मिली तो बेसहारा थी। बिल्किस ने बताया कि पहले हमने इसका नाम फातिमा रखा, लेकिन जब इसके हिंदू होने का पता चला तो उसका नाम गीता रखा गया। साल 2015 में हिंदुस्तान के साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने लड़की को हिंदुस्तान लाने का इंतजाम किया था। बिल्किस ने बताया कि गीता को अपने असल वालिदैन को ढूंढने में तकरीबन 4 साल का वक्त लगा और उसकी तस्दीक डीएनए टेस्ट से की गई। उन्होंने बताया कि गीता के असल वालिद की कुछ दिन कबल मौत हो चुकी है और वो उसकी मां मीना ने दूसरी शादी कर ली है। बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर खातून पर हमला करने वाले डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु डीसीपी ने इसकी तस्दीक की। ये वाकया मंगल की रात का है जब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली जोमैटो कंपनी के डिलीवरी बॉय ने एक खातून की नाक पर पंच मार दिया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। इस बारे में उस लड़की हितेशा का कहना है कि उन्होंने जोमैटो से दोपहर के 3:30 बजे फूड ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय शाम के करीब 4:30 बजे तक भी नहीं आया तो उन्होंने कस्टमर केयर पर फोन करके ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही। इसकी कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आया तो उन्होंने ऑर्डर लेने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी बीच डिलीवरी बॉय ने उनकी नाक पर पंच मारा और भाग गया। इसके बाद हितेशा के नाक से खून निकलने लगा, उनकी हड्डी भी फ्रैक्चर हुई। हितेशा ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया जिसमें वो इस वाक़े के बारे में बता रही कि कैसे जोमैटो डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया। पिछले 24 घंटे में इस वीडियो पर करीब 1,40,00,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद जोमैटो ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि ये तजुर्बा बहुत बुरा है। हम यकीन दिलाते हैं कि कंपनी के जो मकामी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपकी मदद के लिए जल्द आपसे राब्ता करेंगे। मेडिकल देखभाल के साथ साथ पुलिस जांच में भी पूरा ताउन करने का उन्होंने तयख़ुन दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि इस हमला करने वाले इस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। नवी कश्मीर के ज़िले अनंतपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम में जुमेरात को जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 2 जंगजू हलाक हुए। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने जाए मौके पर मीडिया को बताया कि तसादुम के दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने बताया कि महलूक जंगजुओं की शिनाख्त और उनकी तहवील से बरामद हथियारों के बारे में मालूम किया जा रहा है, जिसके बाद मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। जब यहाँ पर पहुँच गई इस इलाके में तो यहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों की आवाज की मौजूदगी के बारे में उस इनपुट के आने के बाद हमने इंडियन आर्मी की 3RR और सीआरपीएफ की लोकल यूनिट को साथ लेकर गांव कंडीपुरा अनंतनाग में एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह के भी कुछ घंटों तक ये ऑपरेशन खींचा। इस ऑपरेशन के दौरान हमने जो अंदर आतंकवादी थे उनको
मौका दिया अनाउंसमेंट्स की कि आप सरेंडर करें, बिकॉज हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि लड़कों को किसी तरीके से बचाया जाए, बट दे रिफ्यूज टू सरेंडर एंड दे फायर्ड अपॉन आवर पार्टीज। उसके बाद पूरा ऑपरेशन आज सुबह अब कंक्लूड हुआ है। 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के इसमें मारे गए हैं। आइडेंटिटी उनकी अभी असर्टन की जा रही है और वेपन्स और अदर आर्म्स एंड एम्युनिशन की रिकवरी हुई है। की मौजूदगी के बारे में उस इनपुट के आने के बाद हमने इंडियन आर्मी की 3 आरआर और सीआरपीएफ की लोकल यूनिट को साथ लेकर गांव कंडीपुरा अनंतनाग में। दुनिया भर में कोरोना का बहरान एक बार फिर गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा लोगों को वबा की वजह से जान गंवानी पड़ी। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में पिछले रोज 57,144 मामले मिले और करीब 1,500 लोगों की मौत हुई। उधर ब्राजील में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन वहां दुनिया में सबसे ज्यादा 80,955 नए केसेस आए और 2,349 लोगों की मौत भी हुई। मौत के मामले में एक दिन में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 9 मार्च को वहां वबा की वजह से 1972 लोगों की जान गई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ और डोज ऑर्डर करेगा। इस ऑर्डर के साथ अमेरिका में वैक्सीन ऑर्डर का आंकड़ा बढ़कर 80 करोड़ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चारशंबे के रोज अमेरिका में 29 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। पिछले हफ्ते ही बाइडेन ने ऐलान किया था कि मई तक अमेरिका के पास इतनी वैक्सीन होगी कि अमेरिका के हर एडल्ट को डोज दिया जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जगह जगह सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। इसी बीच नागपुर में इंतजामिया ने 15 से 21 मार्च तक टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। यहां बीते दिन कोरोना के 1800 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं पिछले एक हफ्ते से यहां औसतन 1000 मरीज मिल रहे हैं। इसी वजह से इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी जो खिदमात है उन्हीं को छूट मिलेगी। उधर महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 13,659 नए मरीज मिले। ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। तब 14,568 केसेस मिले थे। मुल्क में बीते 24 घंटों में 21,814 नए मरीजों की पहचान हुई। 17,674 मरीज ठीक हुए। 114 ने इस वबा से जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 4,020 की बढ़ोतरी हुई। अब तक जुमला 1 करोड़ 12 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 1,58,000 की मौत हुई है, जबकि 1,85,000 का अब भी इलाज चल रहा है। आणि जो घरामध्ये आयसोलेशनमध्ये आम्ही करतो, ज्याला स्टॅम्पही लावला तरी तो पूर्ण घरभर फिरतो आणि बाहेरही निघतो आणि त्याच्यामुळे निश्चितच स्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे आणि नागरिकांना वारंवार सांगून देखील कुठलीही भीती राहिलेली नाही। त्यामुळे प्रशासनाला आता कठोर निर्णय या ठिकाणी घ्यावे लागत आहेत। त्यामुळे तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या वेळेला मी बोललेलो होतो की नागरिकांनी स्वतःची काळजी स्वतः घ्यावी, स्वतःची शुश्रूषा व्यवस्थितपणे स्वतः हाताळावी, जेणेकरून माझ्यावर अशी वेळ आणू नका की मी लॉकडाऊन करेन किंवा शहराला बंद करेन। परंतु आज शहरात कोरोना बाधितांची संख्या ज्या पद्धतीने वाढते आहे, त्यामुळे 15 ते 21 मार्च पर्यंत शहरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात येत आहे। तेलंगाना में कोविड-19 के 194 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,536 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,649 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 116 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,97,032 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात यानी वो मरीज जिनका अब भी इलाज चल रहा है, उनकी तादाद 1855 है, जिनमें 730 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी के हुदूद में 35 नए मामला दर्ज किए गए।
उत्तर प्रदेश में जिले आगरा के इत्तेमादुद्दौला इलाके में आज सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 9 अफराद की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट रोहन प्रमोद ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली कानपुर शाहराह पर जुमेरात की सुबह टेंडला की तरफ से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार मथुरा की तरफ जा रही थी। उन्होंने बताया कि इत्तेमादुद्दौला इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी सिम चली गई और आगरा के रामबाग से आने वाले कंटेनर से टकरा गई। उन्होंने बताया कि यह टकराव इतना शदीद था कि 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां एक जख्मी ने दम तोड़ दिया। स्कॉर्पियो में 12 अफराद सवार थे, सभी बिहार के जिले गया से ताल्लुक रखने वाले थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जख्मी होने वाले सुजीत, सूरजदेव और छोटू कुमार को एसएन मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि हादसा इतना खौफनाक था कि तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को निकाला जा सका। उन्होंने बताया कि मरने वालों में गुड्डू कुमार, वल शिवानंद समेत दीगर लोग थे। इन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान खुसूसी तौर पर गुजारिश की कि दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रिश्ते मजबूत होने चाहिए और सरमायाकारी की तौसी से दोनों फरीकों को फायदा होगा। साथ ही पीएम मोदी ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक बार फिर हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत दी। वजारत खारजा के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी मईशत में सऊदी सरमायाकारों के लिए मौके का तस्करा किया। वज़ीर आज़म दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों कायदीन ने 2019 में कायम 2 फरीकी पॉलिसी पर मबनी शराकत दारी काउंसिल के काम का तजदिया किया और हिंद सऊदी शराकत दारी की मुस्तकिल तरक्की पर इजहार इत्मीनान किया। मलेशिया की अदालत ने एक अर्जी पर समाअत करते हुए फैसला सुनाया है कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर यानी भगवान को मुखातिब करने के लिए अल्लाह लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क मलेशिया में मजहबी आज़ादी के तकरीबी इशूज़ पर एक इंतहाई अहम फैसला इसे ठहराया जा रहा है, क्योंकि मलेशिया हुकूमत के जरिए गैर मुस्लिमों को अल्लाह लफ्ज़ का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हुकूमत के जरिए गैर मुस्लिमों को अल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर लगाई गई पाबंदी को चैलेंज करने वाले ग्रुप के वकील ए जेवियर ने बताया कि हाईकोर्ट ने ईसाई पब्लिशिंग के जरिए अल्लाह और अरबी ज़बान के 3 दीगर अल्फाज के इस्तेमाल पर 35 साल से लगी रोक को रद्द कर दिया है और इस पाबंदी को गैर आईनी करार दिया। हुकूमत ने पहले कहा था कि अल्लाह लफ्ज़ का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान करेंगे ताकि गलत फहमी की इस हालत से बचा जा सके जो उन्हें दीगर मज़ाहिब में दाखिल कर सकती है। ये मलेशिया में अपनी तरह का बिल्कुल अलग मामला है और दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है जहां पर अच्छी खासी तादाद में ईसाई अक़लियत रहते हैं। मलेशिया के ईसाई कायदीन ने कहा है कि अल्लाह लफ्ज़ के इस्तेमाल पर रोक गैर वाजिब है, क्योंकि माले ज़बान इस्तेमाल करने वाली ईसाई आबादी तवील मुद्दत से बाइबल, इबादतों और गीतों में ईश्वर को मुखातिब करने के लिए अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं, जो अरबी से लिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया हुक्म के मुल्क के विफाकी अदालत के 2014 के फैसले के बरक्स है, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से कानूनी चैलेंज पर हुकूमत की पाबंदी के हक में फैसला दिया था। चर्च ने अल्लाह का लफ्ज़ अपने माले ज़बान के न्यूज़लेटर पर इस्तेमाल किया था। बहरहाल जेवियर ने कहा कि अदालत ने अब वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि अल्लाह लफ्ज़ का इस्तेमाल सभी मलेशिया के लोग कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज का फैसला मलेशिया के गैर मुस्लिम अफराद के मजहबी हुकूक़ की बुनियादी आज़ादी को मजबूत करता है। टेस्ट सीरीज 3-1 से अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ 12 मार्च से 5 T20 मैचों की सीरीज में 2-2 हाथ करने उतरेगी। इंडियन टीम जोरदार फॉर्म में है और T20 में वो पिछले 7 सीरीज से बिल्कुल हारी नहीं है। साथ ही इंग्लैंड की टीम किसी T20 सीरीज में इंडिया को पिछले 5 साल से नहीं हरा पाई। T20 क्रिकेट में इंडियन टीम को किसी टू नेशन सीरीज में आखिरी हार फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली थी। इंडिया में खेली गई उस सीरीज में कंगारू टीम ने 2-0 से जीत हासिल की थी। इसके बाद इंडियन टीम वेस्टइंडीज को 2 बार और बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक बार हरा चुकी है। साउथ अफ्रीका से सीरीज ड्रॉ रही थी। इंडियन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछली
लगातार 2 नेशन T20 सीरीज में जीत हासिल की है। 2017 में इंडिया में खेली गई सीरीज में इंडियन टीम 2-1 से जीती थी। इसके बाद 2018 में इंग्लैंड में हुई 3 मैचों की सीरीज में भी टीम इंडिया ने 2-1 के फर्क से जीत हासिल की थी। इस बार भी अगर इंडिया को जीत मिलती है तो ये उसकी इंग्लैंड पर सीरीज जीत की हैट्रिक होगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।